नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का संविधान रिक्त स्थान दिया है कि भारत का संविधान क्या है। ये ऑप्शन है सचित्र दस्तावेज है, ऑप्शन बी है सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऑप्शन सी है मुद्रित दस्तावेज है, ऑप्शन डी है अलिखित संविधान है। तो दोस्तों भारत का संविधान कैसा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत का संविधान कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सबसे लंबा और लिखित संविधान है किसका, भारत का। दोस्तों भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अंग्रेजी भाषा में भी संस्करण है। और जबकि शब्दों के आधार पर देखा जाए तो मोनाको का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें कितने अनुच्छेद है, 97 अनुच्छेद ही है। कितने अनुच्छेद है दोस्तों मोनाको का संविधान में, याद नहीं पता है तो कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है, लिखित संविधान, तो मोनाको का। किनका है दोस्तों, मोनाको का। इसमें कितने अनुच्छेद है, तो 97 अनुच्छेदों का उल्लेख है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से है। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से है। तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है मेक्सिको, ऑप्शन डी है केन्या। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि मसाई जाति किस देश से है, किस देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, केन्या। दोस्तों मसाई दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दक्षिण केन्या, मसाई जाति के लोग दक्षिण केन्या और का निवास करते हैं और तंजानिया में निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं। और अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलकोटिक जाति समूह है। ये कैसा है दोस्तों, अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलकोटिक जाति समूह है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी रेल लाइन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है जो रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य है। कहाँ में दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जो रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। क्या दोस्तों, रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो दोस्तों मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो देखिए ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। तो दोस्तों कहाँ किए थे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर किए थे दोस्तों, सूरत में किए थे। दोस्तों इतिहास के पन्नों में खंगाले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आज ही के दिन अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। और कब खोला था दोस्तों, सूरत में खोला था पहला कारखाना। कंपनी ने 406 साल पहले सूरत में, कब दोस्तों, 406 साल पहले सूरत में 11 जनवरी 1613 को मुगल बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद इसे खोलकर प्रोडक्शन शुरू किया था। इसमें क्या, इस कारखाने में रजाई गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे। दोस्तों कारखाने में क्या बनते थे, तो ध्यान रखिएगा, रजाई गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे, और कपड़े बनते थे दोस्तों इस कारखाने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस वर्ष में, किस सन में हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए है 1917,
ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन डी है 1935। तो दोस्तों किस सन में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1919। अगर डेट पूछ ले तो आप डेट भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। क्या है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है अमृतसर में, जहाँ जब वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रिजिनार्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर शांति बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को सहित सैकड़ों लोगों को मार गिराया था और हजारों लोग घायल भी हुए थे। दोस्तों ये जनरल ब्रिगेडियर ने एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। ये था इसमें, और कई हजारों लोग घायल भी हुए थे इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा खोजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा खोजा गया था दोस्तों? हड़प्पा सबसे पुराना शहर और सबसे पहला शहर भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने से पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अपना टारगेट इस बार यही है कि कैसे भी करके अपना सिलेक्शन हो, तो आप ज्ञान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ साथ आपको आंसर भी देते रहने हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत, आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है ऑस्मियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे अधिक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन है। दोस्तों सबसे अधिक गलनांक है, कितना है? तो देखिए गलनांक कितना है इसका, तो 3414 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना है दोस्तों? 3414 डिग्री सेल्सियस है। और अगर क्वथनांक पूछ ले तो क्वथनांक कितना है? 5555 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? दोस्तों क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर आणविक ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, रोगियों के नाक, कान
गले आदि की जांच के लिए किस डॉक्टर प्रयोग करते हैं? जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या देख रहे हैं, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? क्या दोस्तों? तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं डॉक्टर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? आँख, कान, नाक, गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बनने वाली छवि बड़ी होती है और डॉक्टर को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान होता है। दोस्तों जो छवि बनती है वो बड़ी दिखाई देती है, इससे डॉक्टर को आसानी से दृष्टिकोण प्रदान होता है, बेहतर दृष्टिकोण प्रदान होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के आगे कौन सा दर्पण लगा रहता है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण लगा रहता है इसके? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस नेत्र का निकट बिंदु है? किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? किसी नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना किसी तनाव से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहा जाता है। तो दोस्तों नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहा जाता है अब आपको पता चल गया। और निकटतम बिंदु दूरी किसी है, कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों इन चार ऑप्शन के अनुसार बताना है कि वैदिक लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो देखिए ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है तंबाकू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपकी तैयारी अच्छी हो पा रही है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं उनका आपको सही में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 14 से 20 तक 20 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, आपको पता है। 14 से 20 तक क्या है अपने डेली। अब मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है अगले 14 से 20 तक। 6-7 जो भी क्वेश्चन है वो सारे 7 क्वेश्चन किसके हैं अब अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है अपने को बतानी है। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है वो आप सबको पता ही है। इसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो देखिए अब 20 से अपन सीरीज चालू करते हैं। 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या है पहले वो देख लेते हैं। तो 20 और 21 में जाता है, 22 में भी भाग जाता है, 2 का जाता है, 24 में, 23 में किसी का नहीं जाता है दोस्तों, तो ये एक 23 हो गई। फिर 24 में जाता है, 25 में भी जाता है, 26 में जाता है, 27 में भी 3 का जाता है, 28 में भी जाता है, 29 में नहीं जाता है, तो ये वापिस 29।
20 से 30 के बीच में कितनी संख्या आ गई? 2। अब 30 से 40 के बीच में देखते हैं, तो 40 से तो 30 में जाता है दोस्तों, 31 में किसी का नहीं जाता। 31 के बाद 32, 33, 34 इन सब में जाता है। फिर उसके बाद 37 में किसी का नहीं जाता है। क्या दोस्तों? 37 में किसी का नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद 40 से 50 के बीच देखते हैं, 38, 39 उनमें जाता है दोस्तों। तो देखिए, देखते हैं अब अपना अगला क्या होगा। उसके बाद 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? तो 40 से 50 के बीच में एक 41 में नहीं जाता है। फिर दोस्तों फिर 43 में नहीं जाता है। 43 के बाद 47 में नहीं जाता है। 48, 49 में जाता है। 50 में भी जाता है। तो दोस्तों अब ये 20 से 50 के बीच अविभाज्य संख्या अपन ने लिख दी। कौन कौन सी संख्या है 20 और 50 के बीच? अब इनको गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितनी संख्या हो रही है दोस्तों? 7 संख्या हो रही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 50 के बीच कितनी अविभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अविभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 2 अंकों की सबसे दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बतानी है आपको। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। देखिए क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी दोस्तों, बड़ी तो 2 अंकों की पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या दी है दोस्तों, यहाँ देखिए, और यहाँ सबसे छोटी दी है सबसे बड़ी संख्या। तो क्या होगी दोस्तों? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99, 99। अब क्या पूछा है? इन संख्याओं का अंतर बताना है। तो अंतर लिखेंगे। तो दोस्तों अंतर तो आपको पता ही होगा, माइनस करना है। तो 1000 में से अगर 99 अपन माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 901। और अगर वापस 99 जोड़ेंगे 901 में तो 1000 बन रहा है, तो माइनस किया 99 तो 901। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? 901 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 901 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 35% छात्राएं हैं। दोस्तों छात्राएं कितनी है? 35%। ठीक है, यदि इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 1950 है। छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1950 है। और लड़कियों छात्राओं की संख्या कितनी है? 35%। तो इस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। दोस्तों अपने को कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं छात्रों का प्रतिशत अपन ने मान लिया 100। सब कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना? 100 माना। उनमें से छात्राएं कितनी हैं प्रतिशत में? तो 35% है। कितनी? 35%। तो दोस्तों छात्र कितने होंगे? 65%। छात्र कितने दोस्तों? 65%। तो अब कुल विद्यार्थी निकाल देते हैं अपन। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो देखिए कुल विद्यार्थी बराबर अपन क्या करेंगे, संख्या में अपने को कितना दिया हुआ है? 1950 बटा करेंगे अपन प्रतिशत कितना आया अपने 65 छात्र पे कितने प्रतिशत में है? तो 65 इंटू क्या करेंगे अपने को? 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? कुल विद्यार्थी कितने होंगे विद्यालय में? तो इसका करेक्ट आंसर लड़की और छात्राओं को मिलाकर 3000 होंगे। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे स्कूल में? 3000 विद्यार्थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3000 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक साइकिल व्यापारी साइकिल की क्रय मूल्य से 25% अधिक मांगता है। दोस्तों क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मांगता है? 25% अधिक मांगता है। कोई ग्राहक उसे कितने प्रतिशत कम दे कि विक्रेता को ना लाभ हो और ना हानि। तो दोस्तों विक्रेता को कितना प्रतिशत, कोई ग्राहक उसे कितने प्रतिशत कम दे, जैसे अपन ले रहे हैं कोई वस्तु, अपन उसे कितने प्रतिशत कम दे कि अपने को, विक्रेता को ना तो लाभ हो और ना हानि, अपने को लेने वाले को ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्रय मूल्य साइकिल का कितना, 100 रुपये मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। अब साइकिल का विक्रय मूल्य कितना कर रहा है दोस्तों? विक्रय मूल्य कर देते हैं। ये विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? कितने में लाभ, विक्रय में कितने बेचता? 25% अधिक मांगता है। तो दोस्तों 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो दोस्तों 125 पर कम करने पर कितने? 25 रुपये। कितने? 25 रुपये। तो 100 पर कम करने पर कितना होंगे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 100 पर कम करने पर कितने होंगे? 25। कितना है? 25 इंटू 100 बेटा, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना किया? 125। अगर दोस्तों इनको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा अपना? 20 रुपये। क्या आएगा? 20 रुपये। ना लाभ हो तो कितने? 20 रुपये का। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितने? रुपये नहीं, प्रतिशत होगा यार। कितना होगा दोस्तों? 20%। तो क्या होगा दोस्तों? ग्राहक को 20% कम देना चाहिए। कितना प्रतिशत कम देना चाहिए? तो 20% कम देना चाहिए। तो 20% कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GLAXY का कोड JODZB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ORBIT को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा वाला कूट वाला क्वेश्चन करना है। दोस्तों देखिए क्या लिखते हैं, पहले अपन GLAXY को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? देखिए JODZB। तो दोस्तों अल्फाबेट में G और J में गैप कितने का है, पहले तो ये देखते हैं। HI और J कितने का गैप है दोस्तों? +3 का। +3 का गैप है। और L और O में MNO, L के बाद क्या आता है? MNO। यहाँ पे भी कितने का गैप है? +3 का। A के बाद BCD, यहाँ पे भी +3 का। X के बाद क्या है? X के बाद क्या होगा दोस्तों? X के बाद क्या आ जाएगा? X के बाद X Y Z के बाद वापस A। दोस्तों यहाँ पर A होगा, Z नहीं होगा, यहाँ A होगा। देखते हैं यहाँ वैसे A होना चाहिए, 3 का गैप चल रहा है। अगर बीच में चेंज होगा तो वापस कर देंगे अपन। एक बार यहाँ पर A मानते, Z ना मान के A मान रहे इसको। ठीक है, Y के बाद Y Z A B। तो दोस्तों ये 3 ही होगा, यहाँ +3 का चल रहा है तो यहाँ पे भी यही होगा। अब इसी प्रकार अपन O इनका निकालना है अपने को, ORBIT का। ऑर्बिट का क्या बन रहा है दोस्तों वो देखते हैं। तो O के बाद PQR, +3 पे क्या आ रहा है दोस्तों? ये R। सब में +3 करना है, ये ऊपर लिख देता हूँ +3। ठीक है, और R के बाद क्या आता है? STU। तो R के बाद ये U। ठीक है, B के बाद CDE, तो ये E लिख दिया। उसके बाद JKL। तो दोस्तों यहाँ पर
जेड ना हो के ए ही होगा, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, JODAB होगा। क्या होगा? JOD, जेड नहीं और AB ही होगा। उसके बाद टी के बाद TUVW, तो ये W लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, RUELW कौन से ऑप्शन में है? RUEW ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, RUELW करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सुबह में दिनेश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य की उसकी पीठ की तरफ है। सुबह में दिनेश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो दोस्तों, दाहिना हाथ किस दिशा में होगा वो बताना है आपने। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। ऑप्शन क्या दे रहेगा? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सुबह में साइकिल चलाते वक्त दिनेश की पीठ की तरफ सूर्य है। तो दोस्तों क्या है? पीठ की तरफ सूर्य है, अर्थात उसकी दिशा किधर है? ये साइकिल चला रहा है और ये यहाँ बैठा है, ठीक है, मान ले। तो इधर क्या है दोस्तों? पीठ है, तो पीठ किधर? पूर्व की तरफ है। साइकिल आगे चला रहा है, सूर्य की तरफ पीठ है, तो ये साइकिल आगे चला रहा है, तो पीठ अपनी पीछे की तरफ, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, जैसे मान लेते हैं। तो उसका दाहिना हाथ किस तरफ होगा? तो दाहिना हाथ किधर होगा? तो करेक्ट, दाहिना हाथ किधर होगा दोस्तों उसका? तो दाहिना हाथ आगे पूर्व की, दाहिना हाथ उत्तर की तरफ होगा। कैसे होगा? तो ये समझिएगा आप। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, ये हो गए अपने। तो ये इधर जा रहा है, ये इसको साइड में रख देते हैं। देखिए, ये इधर पीठ की तरफ है, ये यहाँ इसकी पीठ मान लेते हैं, और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। साइकिल ऐसे चला रहा है, तो ये, तो इसका हाथ किधर होगा? एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। तो दाहिना हाथ पूछा, दाहिना हाथ इधर ही होगा। तो दाहिना हाथ, ये ऊपर की दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा उत्तर दिशा होगी। कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, पर आप जो क्वेश्चन पढ़ के ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करना था, सीधा डायरेक्शन से हो रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि किसी पुस्तक को घड़ी कहे, दोस्तों क्या कहे? पुस्तक को घड़ी। क्वेश्चन पूछ रहा है, अब कहना पड़ेगा, बाकी तो पुस्तक को घड़ी कहेंगे तो लोग पागल समझेंगे कि पुस्तक को घड़ी कैसे कह रहे हैं। पर क्वेश्चन ने क्वेश्चन दिया है, तो अपने को भी क्वेश्चन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। पुस्तक को क्या कहा है? घड़ी कहे, तो पुस्तक को घड़ी कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। और घड़ी को क्या कह रहे हैं? घड़ी को बेग। अब देखो, घड़ी को बेग कह रहे हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, पर क्या करें। और बेग को क्या कह रहे हैं? अब ये बेग को कह रहे हैं शब्दकोश। ठीक है भाई, शब्दकोश कह रहे तो मानते हैं, ये शब्दकोश। और शब्दकोश को खिड़की कह रहे हैं। वाह वाह, खिड़की। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहे तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? तो दोस्तों, पुस्तक ले जाने के लिए किससे प्रयोग करेंगे? नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो पुस्तक ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करेंगे, पर यहाँ बैग का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो दिमाग होगा, आप गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार ही अपने को आंसर देना है। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? तो किसका उपयोग करेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। तो पुस्तक ले जाने के किसके उपयोग करेंगे? घड़ी का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी एक और नया मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।